Hello students, welcome to CACPIS Academy. Today's date is 4th of July. Let's start with the topics for today. So अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो स्टूडेंट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ CACP_Assam में फॉलो कर सकते हैं. So there's an announcement from CACPIS Academy that you know that APSC has launched the Forest Ranger recruitment drive for 50 vacancies. तो CACPIS Academy ने एक कोर्स लॉन्च किया है फॉर द फॉरेस्ट रेंजर बैच, जहाँ पर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ऑप्शनल में फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, फॉरेस्ट स्पेसिफिक टू आसाम रिलेटेड स्पेशल क्लासेस और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी करवाए जाएंगे. ठीक है, अगर आपको उस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग. आज हम डिस्कस करेंगे पहला द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन Can Supreme Court halt state act, then Japanese encephalitis and arsenic contamination in Assam? The first news is removal of High Court judge. ठीक है, तो क्या न्यूज़ है? द हिंदू में एक जो न्यूज़ आया है कि सेंटर टू गैदर सपोर्ट टू रिमूव जस्टिस वर्मा. जस्टिस वर्मा को रिमूव करने के लिए सेंटर सपोर्ट गैदर कर रहा है. ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस मेंस ओरिएंटेड कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो यहाँ पर आपके लिए इस न्यूज़ से एक क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, तो उसको आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए विद द डेटा पॉइंट्स दैट विल बी डिस्कसिंग इन द न्यूज़. सो व्हाट इज़ द न्यूज़ हेयर कि रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स इंटेंट, मतलब इंटेंशन टू गैदर सपोर्ट फॉर अ मोशन इन पार्लियामेंट सीकिंग द रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा. तो अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो बैकग्राउंड क्या है कि जस्टिस वर्मा के घर में करेंसी नोट्स डिस्कवर्ड हुए थे एंड करेंसी नोट्स के जो बस्ते हैं, सैक्स, बर्न्ड सैक्स ऑफ करेंसी नोट्स वे डिस्कवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रेसिडेंस इन दिल्ली. So that means it was a case of corruption, judicial corruption. All right. So and Supreme Court, an in-house Supreme Court panel, it recommended the removal but under the constitutional scheme. तो इनके जो रिमूवल होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर होगा. तो यहाँ पर जो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि जज रिमूवल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. फाइन, तो लेट्स सी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट आर अवेलेबल. द फर्स्ट इज योर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 5, जो कि मेंशन करता है अबाउट द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड इट ऑल्सो अप्लाई टू म्यूटेटिस म्यूटेंडीज. इसका मतलब है सिमिलरली कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज के, तो उनके जो रिमूवल प्रोसीजर है दैट इज़ सिमिलर टू इट. तो म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडीज मतलब कंपेयर करके सिमिलर फॉर द हाई कोर्ट जजेस अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में आता है. नाउ व्हाट आर द ग्राउंड्स दैट व्हेन हाई कोर्ट जज और एनी जज कैन बी removed from his office? The first is the ground when he is proven for misbehavior or incapacity, and the removal can only be through an address by parliament supported by the majority of total members of each house. तो ये है फर्स्ट क्राइटेरिया कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट है उसके मेजॉरिटी एंड देयर मस्ट बी 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देयर गिवन. उसके साथ साथ हम एडिशनली जजेस रिमूवल के लिए या फिर जज अगर करप्शन में इन्वॉल्व हो तो एक एक्ट है जो कि है जजेस इंक्वायरी एक्ट. जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 which talks about the detailed procedure for investigating charges on the judges and under this act a 3-member committee shall be constituted, जहाँ पर एक SC के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और कोई एक एमिनेंट जुरिस्ट होंगे. तो वो जो इंक्वायरी कमीशन होगा यहाँ पर ये तीनों मेंबर्स होंगे एंड दे शैल गिव द रिपोर्ट और उसके आधार पे रिमूवल जज का होगा. ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको याद रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन. सो व्हाट आर द की इश्यूज दैट हैज़ बीन रेज्ड हियर? द फर्स्ट वन इज दैट इट इज़ अबाउट द इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि where the removal process is deliberately stringent to protect judicial independence.
ओके, ऐसा जो एक केस है पहले भी 1993 में हो चुका है बाय द रिमूवल ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी. नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट्स इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग. जो सुप्रीम कोर्ट का जो इन हाउस मैकेनिज्म है, जो कमीशन वो गठन होगा, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एज सच नहीं है. तो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रिमूवल अगर होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में होगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अगर इन हाउस इंक्वायरी का कोई बैकिंग नहीं है तो उसको प्रूव करने में दिक्कत आएगा. अगर वो प्रूफ नहीं होगा देन द चार्जेस शैल नॉट बी एप्लीकेबल दैट टू दैट जज एंड ही शैल नॉट बी रिमूव्ड. ऑलराइट, तो अगर आए दिन अगर जजेस के ऊपर ऐसे केसेस लगते रहे तो व्हाट कुड बी द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, जैसे कि जुडिशरी के ऊपर एक मार्क दैट विल इरोड द पब्लिक ट्रस्ट. नेक्स्ट, इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज अबव स्क्रूटिनी. मतलब ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है जो कि स्क्रूटिनी में आता है. जैसे कि एक जज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बट इट इज़ अंडर नो स्क्रूटिनी. Some people also argue that there must be a more transparent and time bound process and इन सब केसों में politicization के chances बहुत ज़्यादा है. The next is socialism and secularism in constitution, जो कि हमने ये एनालिसिस लिया है from the editorial section of the Hindu. So अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है मेंस का आप देखो तो socialism and secularism are not mere words in the preamble but फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल विजन. तो हमें वो बेसिक्स में जाना होगा अभी, बट उस बेसिक्स से पहले अगर हम रिसेंट इशू अगर देख ले तो व्हाट इज़ द रिसेंट इशू कि कुछ ग्रुप्स है जैसे कि आरएसएस के लीडरशिप वो क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से ये सोशलिस्ट या फिर सेकुलर टर्म को रिमूव करना चाहिए, कि द आरएसएस लीडरशिप टू रिमूव सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म या फिर सोशलिस्ट और सेक्युलर फ्रॉम द प्रियम्बल. And what happened? It reignited the old ideological debates. तो अगर हम सोशलिज्म को देखते इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस सोशलिज्म? सोशलिज्म जो है वो एक ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि द सोशलिज्म दैट इज़ प्रैक्टिस इन अदर सोशलिस्ट कंट्रीज. वेयर हियर इन इंडिया द सोशलिज्म इट इम्प्लाइज फॉर टू अचीव द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ पर स्टेट उन लोगों को जो डिसएडवांटेज्ड या फिर वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको मदद करेंगे टू गिव देम अ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस विच विल रिड्यूस इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उनको इंश्योर करना है. वो इंडिया का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. और इंडिया में सेकुलरिज्म क्या है? इंडिया में जो सेकुलरिज्म है इट इज़ द पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जहाँ पर सिर्फ रिलीजियस न्यूट्रलिटी को नहीं, उसके साथ साथ रिलीजन के जो राइट्स है उनको भी रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्सो द स्टेट ऑल्सो हैव वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस, कि अगर कोई रिलीजन अगर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करे विद द पीपल देन द स्टेट कैन ऑल्सो इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन इवन द नॉट ऑन द रिलीजन बट ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज वेल. ओके, सो अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सोशलिज्म और सेकुलरिज्म में वी हैव टू नो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच वाज डिफाइंड इन द केशवानंद भारती वर्डिक्ट इन 1973. इट लेड डाउन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. तो अगर ये है, अगर पार्लियामेंट में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे प्रियम्बल में एंश्राइंड अगर है तो उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता. So both socialism and secularism have been upheld as part of the inviolable structure. तो ये जो ग्रुप्स है अगर वो डिमांड करे भी द रिमूवल ऑफ दिस वर्ड, बट ये केशवानंद भारती केस में वो एंश्राइंड है कि जो इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का इट इन्वॉल्व्स द सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. इंडिया को सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक कहा गया है, सो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. नेक्स्ट is can Supreme Court halt any state act? So now what is the case about? ये जो केस है मैंने पहले भी हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस में बहुत बार डिस्कस किए हैं, जैसे by giving some special powers to the police forces where they can without any permission they can go for firing upon the people in certain protests.
So, the recent discourse on whether Supreme Court can halt or override an act passed by state legislature, it is in the context of Nandini Sundar case. तो जो नंदिनी सुंदर केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि लाइक द सलवा जुडुम केस, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, जहां पर पुलिस फोर्सेस को स्पेशल आर्म्स एवं स्पेशल पावर्स टू पुलिस फोर्स नहीं दिया जा सकता, विच एक्चुअली डायरेक्टेड द स्टेट टू विड्रॉ फायर आर्म्स। जो कि सलवा जुडुम में क्या हुआ था, फायर आर्म्स दिए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे, पर नंदिनी सुंदर केस में क्या हुआ था, उस चीज़ को विड्रॉ करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नेक्स्ट, बट व्हाट हैपेंड कि रिसेंटली फिर इन योर दिस पर्टिकुलर इशू लॉ बनाया गया है कि स्टेट्स जो आर्म पुलिस फोर्सेस है उनको स्पेशल पावर्स दिए जाएंगे। तो क्या एक सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट को रोक सकता है? अगर स्टेट अगर लॉ बना रहा है तो क्या उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है कि इसको कंटेम्प्ट नहीं बना जाएगा। क्यों? बिकॉज द स्टेट हैड इम्प्लीमेंटेड ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द 2011 ऑर्डर। तो 2011 का जो ऑर्डर था, स्टेट ने उस डायरेक्टिव को माना था। एंड ऑल्सो देर इज लेजिस्लेटिव competence बिकॉज अ वैलिडली एनेक्टेड लॉ कैनॉट बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट अनलेस डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर वो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, मतलब कि अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तब उसको अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, तब वो शायद उस एक्ट को हम टेक डाउन कर सकते हैं, कोर्ट टेक डाउन करवा सकता है। बट अगर वो लॉ जो है वो प्रॉपरली एनेक्ट हुआ है एंड इट इज़ नॉट बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसको कंटेम्प्ट बाय द स्टेट नहीं माना जाएगा। एंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, द लेजिस्लेचर कैन रिमूव द बेसिस ऑफ अ जजमेंट बाय एनेक्टिंग न्यू लॉज। कि ये जजमेंट को ऑल्टर कर सकता है बाय एनेक्टिंग अ न्यू लॉ। तो रैदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होगा वो ही नीचे आएगा, रैदर द स्टेट्स लॉ विल गो अपवर्ड। नेक्स्ट इज अबाउट द न्यूज़ जापानीज एनकेफेलाइटिस। तो ये न्यूज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इन असम बहुत ज़्यादा जापानीज एनकेफेलाइटिस केसेस आर बीइंग रिकॉर्डेड, जहाँ पर अभी तक 10 डेथ्स रिकॉर्ड हुए हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो हमें जस्ट देखना है कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड बेसिक्स ऑफ जापानीज एनकेफेलाइटिस। तो जो जापानीज एनकेफेलाइटिस है, ये एक मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है जो कि प्रेवलेंट है साउथ और साउथ एशिया में। उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, मतलब जिससे स्प्रेड होता है, जिसके वजह से होता है, जो वायरस का नाम है द फ्लेवी वायरस। तो याद रखिए, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द वायरस कॉजेज जापानीज एनकेफेलाइटिस, दैट इज द फ्लेवी वायरस। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? द वन हु कैरीज द वायरस। तो यहाँ पर जो मॉस्क्यूटो का नाम है वो है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटोस, या फिर साइंटिफिकली इसका नाम है क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिंचस। और जो होस्ट है, जो वायरस को कैरी करता है, ये तो मीडिएटर है, वो ट्रांसमीटर है। तो जो होस्ट है वो है पिग एंड वेडिंग बर्ड्स एक्ट एज एम्पलीफाइंग होस्ट। इन ये जो होस्ट है उनके अंदर वो जो वायरस है वो पनपता है। तो जब मॉस्क्यूटो इनको बाइट करके फिर इंसानों को बाइट करता है, तब जापानीज एनकेफेलाइटिस स्प्रेड होता है। ठीक है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज? लाइक हाई फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग एंड सीवियर केसेस अगर हो जाए इस वायरस का, इट कैन कॉज ब्रेन इन्फ्लेमेशन, कोमा और इवन डेथ। तो व्हाट इज द करंट सिचुएशन कि असम हैज़ रिपोर्टेड 134 केसेस राइट नाउ एंड 10 डेथ्स हैज़ बीन reported as per the National Health Mission. Okay, the last news for today, that is arsenic contamination in Assam's groundwater. Okay, the question क्या है? Arsenic contamination of groundwater is an invisible yet grave threat to sustainable development in India. Examine the causes, impact and suggest an integrated strategy to tackle arsenic contamination. Okay, so तो क्या है, थोड़े से डेटा हम देख लेते हैं कि एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आउट 19 to 21 डिस्ट्रिक्ट इन असम, दे हैव एन एक्सीडिंग लिमिट ऑफ आर्सेनिक लेवल इन इट्स ग्राउंड वाटर। एंड असम में जो लोग हैं, हम हैं, तो हम ज़्यादा डिपेंडेंट ग्राउंड वाटर में हमारा है, तो वी आर वेरी वल्नरेबल एट दैट पॉइंट।
हम ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, हर एक चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड बाय द यूज़ वी आर ऑल्सो कंटेमिनेटिंग आवर सेल्फ विथ आर्सेनिक। और आर्सेनिक कंटेमिनेशन अगर हो जाए तो बहुत जैसे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि बोन्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो इट विल रिजल्ट इन टू मोर हेल्थ डिजीज़। सो इट इज़ रेफर्ड टू एज इनविजिबल डेजर्ट हैज़र्ड, जो कि अनलाइक द विजिबल पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट जो है वो विजिबल है, बट आर्सेनिक जो है वो इनविजिबल है। ना ही आपको पानी पीकर पता चलेगा कि उसमें आर्सेनिक है, ना ही उसका कोई सेंट ऑर्डर है, ना ही कोई उसका कलर है। सो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अनलेस एंड अनटिल अगर वाइड स्प्रेड लेबोरेटरी सेटअप किया जाए, हर एक वर्ड में जाकर अगर आर्सेनिक टेस्टिंग हो तभी जाके उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो क्या क्या और हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम और कैंसर्स के रीज़न बहुत ज़्यादा है, स्किन हो, ब्लडर हो या फिर लंग हो। फूड चेन में वो थ्रेट होगा। इरिगेशन कंटेमिनेटेड वाटर एक्सपोजेस क्रॉप्स लाइक राइस, तो उसमें भी आर्सेनिक कंटेंट ज़्यादा हो जाएंगे, विच विल एम्पलीफाई डाइटरी एक्सपोजर। ऑलराइट, सो अगर आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो रहा है हमारे बॉडी में तो दैट विल ऑल्सो डू सम इफेक्ट टू आवर डीएनए एंड अल्टीमेटली असम का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विच हैज़ टू बी हार्नेस फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, दैट विल बी हैम्पर्ड. So that's all for today, and I hope you all are continuously following the 50 days APSC mains live session on CCP IS Academy's YouTube channel, जो कि हर शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होता है, जहाँ पर हम वेरियस GS पेपर्स से टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द PYQs एंड करंट अफेयर्स. So thank you so much students, we will be discussing in the next session. Till then, take care.